अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मॉडर्न वेब का एक हिस्सा आप भी बन चुके हैं। जो इंटरनेट आज हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो 10 साल पहले काफ़ी अलग था। इंटरनेट बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो चुका है। इंटरनेट सेंट्रलाइज होने की वजह से करोड़ों लोग इससे आकर जुड़ गए और इन्हीं लोगों की वजह से आज ये इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रॉन्ग और स्टेबल खड़ा हुआ है। वहीं पर दूसरी ओर अगर ये देखा जाए तो कुछ ही सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इंटरनेट का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने कंट्रोल पे रखे हुए हैं। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि यही वे लोग हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि इंटरनेट पर किसी को घुसने देना है या फिर नहीं, या फिर दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि यही वे लोग हैं जो वो डिसाइड करते हैं कि इंटरनेट पर किसी को अलाउ करना है या नहीं। और इसी चीज़ का जवाब है वेब 3। वेब 3 बड़ी टेक कंपनीज के मोनोपोली के बजाय डिसेंट्रलाइजेशन को बढ़ावा देता है, यानी कि उनके यूजर्स के पास ही ओनरशिप और अथॉरिटी होती है। वेब 3 अपने यूजर्स को एम्पावर करता है। वेब 3 के बारे में जानने से पहले हमें ये जान लेना जरूरी है कि वेब इवॉल्व कैसे हुआ, और उसके बाद हम ये जानेंगे कि वेब 3 क्या क्या पॉसिबिलिटीज लेकर आता है और क्या एक्चुअल में हमें इससे फर्क पड़ना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ हरीश। जिस वेब को आज हम जानते हैं वो ओरिजिनल में जैसा सोचा गया था वो उससे काफ़ी अलग है। इस चीज़ को समझने के लिए हम वेब के हिस्ट्री को 3 पीरियड्स में बांट सकते हैं। पहला है वेब 1.0, दूसरा है वेब 2.0 और तीसरा है वेब 3.0 या जिसे वेब 3 भी कहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं वेब 1.0। वेब 1.0 वेब का पहला वर्जन था जिसमें ज़्यादातर लोग खाली कंटेंट के कंज्यूमर थे और कंटेंट क्रिएटर सिर्फ वही लोग थे जो डेवलपर्स थे, यानी कि जिनको प्रोग्रामिंग आती थी। वो ज़्यादातर ऐसे वेबसाइट ही बना सकते थे जिसमें टेक्स्ट और इमेजेस हों, यानी कि हम उसमें इंटरेक्ट नहीं कर सकते थे, या फिर एक प्रकार से हम ये बोल सकते हैं कि वो वन साइडेड कम्युनिकेशन होता था। उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन डाल दिया वो हम जाके रीड कर लेते थे और वहां से बाहर आ जाते थे। वेब 1.0 अप्रोक्सीमेटली 1991 से 2004 तक चला। वेब 1.0 एक रीड ओनली वेब था, यानी कि हम सिर्फ उसमें पढ़ सकते थे एज अ कंज्यूमर और उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। हम में से ज्यादातर लोग वेब अभी जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में इसको जानते हैं। इसको कॉमनली वेब 2 भी कहते हैं। वेब 2 को इंटरेक्टिव या सोशल वेब भी कहा जा सकता है। इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए एक कॉमन मैन को डेवलपर बनने की जरूरत नहीं है। बहुत से प्लेटफॉर्म्स और एप्स ऐसे बनाए गए हैं जो एक कॉमन इंसान को उसमें क्रिएटर बनने में मदद कर सकता है। आज अगर आपके मन में कोई थॉट आया और आप उसे पूरी दुनिया से शेयर करना चाहते हैं तो वो आप बिल्कुल कर सकते हैं। सपोज आपके मन में कोई एक और थॉट आया जो आप वीडियो बना के पूरी दुनिया से शेयर करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि उसमें लोग कमेंट करें, उसको लाइक करें और बहुत सारे लोगों से शेयर करें, तो आप वो भी बिल्कुल कर सकते हैं। वेब 2 इतना सिंपल है कि इसकी सिंप्लिसिटी से ही इससे लोग और ज़्यादा जुड़ना चाहते हैं और अपने फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ दुनिया के साथ शेयर करना चाहते हैं। जैसे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऑनलाइन आने लगे, कुछ गिने चुने कंपनीज ही इंटरनेट का बहुत बड़ा हिस्सा अपने तरफ अट्रैक्ट करने लगी और यहीं से वेब 2 में एडवर्टाइजिंग से पैसा कमाने का तरीका निकल कर आया। भले ही बहुत सारे लोग इंटरनेट से ज़्यादा तरीके से जुड़ना चाहते हैं, अपने कंटेंट्स, फोटोज़ एंड वीडियोज़ सोशल मीडिया में डालना चाहते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि वो उसे ओन नहीं करते और उससे अर्न करने का बेनिफिट भी नहीं ले पाते। वेब 3 का कोर कॉन्सेप्ट डिसेंट्रलाइजेशन है। ये वो उन सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन है जो कि वेब 2 के अंदर है, जैसे कि उसमें से एक है सेंट्रलाइजेशन। वेब 3 को हम इस तरीके से समझ सकते हैं। वेब 1.0 को हम रीड ओनली वेब बोल सकते हैं, जिसमें हम सिर्फ पढ़ सकते थे, इंटरेक्ट नहीं कर सकते थे। वेब 2 को हम इंटरेक्टिव वेब भी बोल सकते हैं, जिसमें हम रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, और लेकिन उसमें हमारा ओनरशिप नहीं होता है। वेब 3 इन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए रीड, राइट एंड ओन का कॉन्सेप्ट लेकर आता है, यानी कि हम उसमें अपना ओनरशिप दिखा सकते हैं। जो हमारे कंटेंट्स हैं, जो हमारे एसेट्स हैं, फोटोज़, वीडियोज़, कंटेंट्स जिस भी तरह के, उसमें हम ओनरशिप रख सकते हैं। तो वेब 3 क्या है? वेब 3 को हम बेटर इंटरनेट के नाम से भी जान सकते हैं। मेनली इसमें ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसी, NFT, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसे प्रोग्राम्स का इस्तेमाल होगा, जो कि इंटरनेट को और बेटर बनाने में मदद करेगा, ओनरशिप और प्राइवेसी मेंटेन करने का भी काम करेगा। हालांकि इस वक्त वेब 3 का कोई परमानेंट या फिर एकदम पुख्ता डेफिनेशन दे पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी बहुत सारे डेवलपमेंट्स इसमें चल रहे हैं। बट अभी इस वक्त हम इसके कुछ कोर कॉन्सेप्ट जान सकते हैं जिसकी वजह से एक्चुअल में शुरू हुआ था।
Web3 डिसेंट्रलाइज्ड है, यानी कि इसका मतलब इसका कंट्रोल किसी एक बहुत बड़े टेक जायंट के पास नहीं है। इसका कंट्रोल और ओनरशिप उसके यूजर्स के पास होता है और इसके बिल्डर्स के पास डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ताकि वो इसको ऑपरेट कर सकें। Web3 परमिशन लेस है, यानी कि सभी को Web3 का हिस्सा बनने के लिए इक्वल एक्सेस है। कोई चाहते हुए भी इस चीज़ में पार्टिसिपेट ना कर पाए, ऐसा नहीं है। Web3 का अपना खुद का पेमेंट सिस्टम है। क्रिप्टो करेंसीज के फॉर्म में आप कहीं पर भी किसी को भी पेमेंट कर सकते हैं, बजाय पुराने पेमेंट सिस्टम पे डिपेंड रहने के जिसमें बहुत ज़्यादा समय खर्च होता था। Web3 ट्रस्टलेस है, यानी कि आपको इससे जुड़ने के लिए किसी बहुत बड़े कंपनी पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये उन्हीं लोगों से चलता है जो इस नेटवर्क का हिस्सा हैं और उनको इसको मेंटेन करने के लिए इंसेंटिव्स भी मिलते हैं। Web3 क्यों ज़रूरी है? इसके बहुत सारे कारण हैं, इसको हम एक एक करके समझते हैं। ओनरशिप, इसमें हमारे डिजिटल एसेट का ओनरशिप हमको मिलता है। इसको हम बहुत अच्छे एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आप कोई एक Web2 गेम खेल रहे हैं और उस गेम के अंदर आपने इन गेम परचेज कुछ किया और वो गेम का परचेज जो है वो आपके आईडी से, अकाउंट आईडी से लिंक्ड है। मान लो कभी गेम का क्रिएटर जो है आपका अकाउंट आईडी बैन कर देता है, या फिर आप कभी वो गेम खेलना छोड़ देते हैं और आपके उस खरीदे हुए आइटम का कोई भी वैल्यू नहीं रहेगा। Web3 आपके इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। कोई भी, यहाँ तक कि गेम क्रिएटर भी आपके ओनरशिप को नहीं छीन सकता। और अगर आपने जो आइटम गेम के अंदर परचेज किया है वो अगर आप गेम खेलना बंद करते हैं तो आप जाकर ओपन मार्केट में उसको सेल करके उसका वैल्यू जो है वो वापस ले सकते हैं। सेंसरशिप रेसिस्टेंस, कंटेंट क्रिएटर का पावर हमेशा प्लेटफॉर्म से कम ही रहता है। इसे मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। सपोज आपके इंस्टाग्राम में 1 लाख फॉलोअर्स हैं और आपको किसी वजह से वो प्लेटफॉर्म छोड़कर उसी के जैसे दूसरे प्लेटफॉर्म में मूव करना है, तो आपके साथ होगा ये कि आप उस प्लेटफॉर्म से फिर से जीरो से स्टार्ट करें, यानी कि आपकी क्रेडिबिलिटी और रेपुटेशन आपका इस प्लेटफॉर्म से उस प्लेटफॉर्म में आप शिफ्ट नहीं कर सकते। Web3 में होता यह है कि आपका डेटा जो है वो पूरा ब्लॉकचेन में स्टोर्ड होता है। आप वहाँ पर एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म में जाने के टाइम अपना रेपुटेशन और क्रेडिबिलिटी दोनों साथ में लेकर जा सकते हैं। जबकि Web2 में क्रिएटर्स को प्लेटफॉर्म में डिपेंड होना पड़ता है कि वो कोई ऐसा रूल ना लेकर आ जाएं जिससे उनको नुकसान हो। आइडेंटिटी, यूजुअली हम जो भी ऐप या प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं उसमें हम अलग अलग अकाउंट्स बनाते हैं। उन सारे अकाउंट्स में अगर हमको कोई भी एक डिटेल चेंज करना हो तो हमको सारे अकाउंट्स में इंडिविजुअली जाके डिटेल चेंज करना पड़ता है, चाहे वो डिस्प्ले पिक्चर चेंज करना हो या डिस्प्ले नेम चेंज करना हो। कहीं पर अगर हमको गूगल या जीमेल आईडी का साइन अप ऑप्शन दिख जाता है तो हम उसी से ही साइन अप कर लेते हैं ताकि हमको वो सेम डिटेल बार बार फिलअप ना करना पड़े। लेकिन यहाँ पर गूगल के पास ये पावर है कि वो हमको सारे अकाउंट से एक ही झटके में बैन कर देगा जिसमें हमने गूगल आईडी का साइन अप यूज़ किया है। कुछ प्लेटफॉर्म्स में तो आपके पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर के बगैर साइन अप करने का ऑप्शन ही नहीं होता, जैसे कि आपका मोबाइल नंबर। लेकिन Web3 की मदद से हम इन सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन पा सकते हैं। हमारे सभी जगह लॉगिन करने का एक ही आईडी होगा, सभी जगह लॉगिन करने का एक ही पासवर्ड होगा और वो सारे सिक्योर होंगे। आपको कोई भी बैन नहीं कर सकेगा और आपके प्राइवेसी का कंट्रोल आपके पास ही होगा। हमने इतना सारा इसमें बेनिफिट देखा, इसमें इतने सारे बेनिफिट होने के बावजूद भी इसके बहुत सारे लिमिटेशंस हैं, वो भी एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला है यूज़र एक्सपीरियंस। ये बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल है, इसलिए लोगों को इससे जुड़ने में टाइम लग सकता है। जो भी लोग इससे जुड़ रहे हैं उनको समझना पड़ेगा कि इसमें डॉक्यूमेंटेशन कैसा होता है, या फिर इसके सिक्योरिटी कंसर्न्स कैसे हैं, या फिर इसको सिक्योरिटी के लिए हमको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे इसमें एक पब्लिक की और प्राइवेट की होता है, वो हम मिस नहीं कर सकते, और इसका यूज़र इंटरफेस कैसा है वो भी अभी काफ़ी टेक्निकल है। तो इसलिए इसके पहले कि ये मासेस तक पहुँचे इसमें काफ़ी काम करना बचा हुआ है। मेनली इसमें वॉलेट प्रोवाइडर्स ही काम कर रहे हैं। एक कहावत तो आपने सुनी होगी कि विथ ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। Web3 हमको डिसेंट्रलाइजेशन का पावर देता है, तो वहीं पर हमको बहुत सारे इसके इश्यूज़ भी हो सकते हैं जो कि हमको ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि साइबर क्राइम, हेट स्पीच, मिस इन्फॉर्मेशन जैसे चीज़ें आसानी से फैल सकती हैं। और चूंकि ये डिसेंट्रलाइज्ड है हमको पता भी नहीं चल पाएगा कि ये कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ ख़त्म। चूँकि इसका प्राइवेसी बहुत ज़्यादा है,
हम किसी एक को इसको पॉइंट आउट नहीं कर सकते कि आपने शुरू किया है या फिर यहाँ से ये शुरू हुआ है। और इसी चीज़ की वजह से ये सारे जो गलत काम हैं उनको इससे बढ़ावा मिलेगा। डिसेंट्रलाइज्ड वेब में रेगुलेशंस बहुत स्ट्रिक्ट होंगे, क्योंकि जो वेबसाइट बहुत सारे देशों में होस्टेड है उसमें आप कौन से देश का लॉ लागू करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको किसी खास टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप उसे भी कमेंट करके हमको बताएं, हम उसमें ज़रूर वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियोज़ आपके लिए लेकर आते रहते हैं। फिर मिलेंगे एक नए और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।